नमस्ते दोस्तों। बस आप लगातार अपने मंजिल की ओर चलते रहिए, रास्ते आपको मिल ही जाएंगे। किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए कंटिन्यूटी निरंतरता जो है वो सफलता का मूल मंत्र है। इसलिए जो है अपने प्रिपरेशन में निरंतरता बनाए रखिए। अपने प्रिपरेशन को लगातार कीजिए। लगातार 6 ही घंटा पढ़ेंगे, 8 ही घंटा पढ़ेंगे, लेकिन डेली पढ़ेंगे, नियम संगत पढ़ेंगे। ठीक है। इसी के साथ आज का हम लोग डिस्कशन शुरू कर लेते हैं। आज का डेट है 8 मई 2024 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में, जिसमें पहला आर्टिकल है, जिस तरह से हर एक व्यक्ति के जीवन के लिए फंडामेंटल राइट के रूप में जो है वो एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, उसी तरह से गरिमापूर्ण मृत्यु का भी अधिकार होने की आवश्यकता है। इसी के यहाँ पे डिस्कशन की जा रही है इस आर्टिकल में कि गरिमामय शांतिपूर्ण निधन हर किसी का अधिकार है। उसी के लिए दो एग्जाम्पल दिए गए हैं। रोनाल्ड रीगन जो कि 40वें राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उनकी मृत्यु हाल में जो है वो 93 वर्ष की उम्र में हुई और बहुत ही शांतिपूर्ण मृत्यु हुई, उनके घर में हुई। ठीक है, उनके बेडरूम में हुई। वहीं अगर बात कर ले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिनकी मृत्यु जो है 2018 में एम्स में आईसीयू में हुई। लगभग 35 दिनों तक वो जो थे आईसीयू में भर्ती थे, उसके बाद जो है उनकी मृत्यु हुई और बहुत समय तक जो है वो आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट पे थे। इसी की बात इस आर्टिकल में की जा रही है कि वेस्टर्न कंट्री और इंडिया, अगर दोनों की तुलना की जाए तो भारत में लगभग 70% मृत्यु जो है वो आईसीयू में होती है और वेस्टर्न कंट्री की अगर बात की जाए तो मात्र 10.3% ही व्यक्ति जो हैं वो आईसीयू में उनकी मृत्यु होती है, जहां पे उन्हें आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट पे रखा जाता है। तो यहां मुख्य मुद्दा जो है वो लिविंग बिल का है। कोई व्यक्ति अगर स्वस्थ है उस समय ही अपने जीवन के आखिरी क्षणों के लिए अपना फैसला निश्चित कर देता है, सुरक्षित कर देता है कि अगर आने वाले समय में मैं अगर सही तरीके से जीवन व्यतीत नहीं कर पा रहा हूं, कष्टपूर्ण जीवन अगर है, तो मुझे एक शांतिपूर्ण मृत्यु दे दी जाए। ठीक है, उसी को कहा जाता है लिविंग बिल, जिसकी कमी लगातार जो है भारत में देखी जाती है। इसी को जो है हम लोग हर एक एस्पेक्ट से विस्तार से इस आर्टिकल में पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला आर्टिकल जो है वेस्ट नाइल फीवर के बारे में है। अभी आज ही के न्यूज में आया है कि वेस्ट नाइल फीवर के कारण जो है एक व्यक्ति की मौत हो गई है केरला में। इसलिए जो है अभी महत्वपूर्ण हो जाता है वेस्ट नाइल फीवर। इसलिए जो है इसके बारे में हर एक चीज को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे, कैसे ये फैलता है। जैसे कि मुख्य वाहक जो होता है वेस्ट नाइल फीवर का वो मच्छर होता है। मच्छर की कौन सी प्रजाति? तो क्यूलेकस प्रजाति होती है। और अगर पक्षी की यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि वायरस के भंडार के रूप में जो है पक्षी कार्य करता है। जब कोई मच्छर संक्रमित पक्षियों को काटता है तो वो मच्छर भी संक्रमित हो जाता है और वायरस कुछ दिनों तक उन संक्रमित मच्छरों के रक्त में घूमता है और अंततः मच्छर की लार ग्रंथियों में प्रवेश कर जाता है। ये वेस्ट नाइल। बाद में जब मच्छर किसी मानव को, मनुष्य को काटता है तो उसी के दौरान वायरस जो है वो मनुष्य और जानवरों में प्रवेश कर जाता है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि पक्षी को खाने से या फिर किसी भी जानवर को खाने से जो है वेस्ट नाइल फीवर का ट्रांसमिशन नहीं होता है। वेस्ट नाइल फीवर के जो वायरस होते हैं उसका ट्रांसमिशन नहीं होता है। तो हर एक चीज को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। वेस्ट नाइल फीवर का मूल कहां से शुरुआत हुआ, कब से इसका ट्रांसमिशन को चिन्हित किया जाने लगा और इसके संक्रमण चक्र क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसके रोकथाम के उपाय क्या है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि वेस्ट नाइल फीवर जो है उसके लिए कोई भी उपचार या फिर वैक्सीन अभी उपलब्ध नहीं है। ठीक है, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। और आज वीडियो के लास्ट में जो है 5 बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू होंगे जो कि यूपीएससी के 2024 के पीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद तीसरा जो आर्टिकल है प्लास्टिक सॉल्यूशन के बारे में। लगातार जो है बहुत सारी प्लास्टिक ट्रीटीज देखी जा रही है, लेकिन फिर भी जो है प्लास्टिक के प्रदूषण के रोकथाम में अभी भी हम लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो इसी की बात यहाँ पे की जा रही है इस आर्टिकल में कि प्लास्टिक का अगर समाधान करना है तो वैश्विक प्लास्टिक संधि के परे हमें एक विकल्प ढूंढने की आवश्यकता है। एक विकल्प पे जो है ज्यादा से ज्यादा निवेश करके ही हम लोग प्लास्टिक के प्रदूषण का समाधान ढूंढ सकते हैं। तो इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे।
तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन, जिसमें हमारा पहला आर्टिकल है कि किसी भी व्यक्ति का एक मूल अधिकार है कि उसका जिस तरह से जीवन में गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने का अधिकार है, उसी तरह से गरिमापूर्ण मृत्यु का भी अधिकार है। ठीक है, इसलिए जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा समस्या देखा जा रहा है, खास के भारत में। अगर वेस्टर्न कंट्री से तुलना किया जाए तो वहां पे मैक्सिमम लोग जो है वो लिविंग विल बना लेते हैं कि अपने बुढ़ापे में या फिर कोई भी कष्टदायक बीमारी जिसका उपचार संभव नहीं है तो उसे एक शांतिपूर्ण मृत्यु दे दी जाए। लेकिन भारत में जो है बहुत सारी समस्याएं देखी जा रही है। इसी पे जो है यह आर्टिकल है, जिसमें कहा जाता है कि मृत्यु अपरिहार्य है, जीवन में एकमात्र निश्चयता है। मतलब कि हर एक चीज जो जीवन में हमारा घटता है वो पूर्णतः अनिश्चित है, लेकिन मृत्यु जो है वो एकमात्र निश्चित है। ठीक है, जब समय आए और उसको कोई भी असाध्य रोग हो जाए तो आप कैसे जाना चाहेंगे? कैसे मतलब आपकी मृत्यु चाहेंगे? क्या आप अपने घर में मृत्यु चाहेंगे, अपने परिजनों के साथ, अपने बेडरूम में, या फिर क्या आप गहन देखभाल वाली इकाई आईसीयू में बिल्कुल अकेले रहना पसंद करेंगे अपने मृत्यु के समय में, जहां पे आपके हर एक होल्स में पाइप लगा दिए जाएंगे, जहां पे आप लाइफ सपोर्ट में जिंदा रहेंगे, आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट पे जिंदा रहेंगे? तो किस तरह की मृत्यु आप चाहते हैं? यहाँ पे राइटर के द्वारा इस तरह का सवाल पूछा जा रहा है। मेनली जो ये आर्टिकल में जो है दो लोगों को एग्जाम्पल बनाया गया। एक थे अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति और दूसरे जो थे भारत के अटल बिहारी वाजपेयी। तो वही कहा जाता है कि 2004 में जब इनकी 93 वर्ष में मृत्यु हुई तो इन्होंने अपना लिविंग विल बना रखा था और इनकी मृत्यु अपने परिवार के बीच में अपने घर में हुई। वहीं अगर 2018 में देखा जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थी, उनकी मृत्यु हुई और लगभग 35 दिनों तक, अपने आखिरी 35 दिन जो है वो आईसीयू में गुजारे, एम्स में। ठीक है, तो इन्हीं की तुलना की जा रही है कि हमें भी एक गरिमापूर्ण मृत्यु की अधिकार की आवश्यकता है। इसकी पूर्ति के लिए क्या क्या बातें की जा रही है राइटर के द्वारा, तो इसी में तुलना किया जा रहा है वेस्टर्न कंट्रीज और भारत के बीच में, जिसमें रोनाल्ड रीगन और अटल बिहारी वाजपेयी की कहानियों का एक निश्चित पैटर्न का पालन करती है, जिसमें चाहे वो यूरोपियन कंट्री हो या फिर अमेरिकी देश हो, अधिक से अधिक लोग अब यह व्यक्त करने के लिए कि अग्रिम चिकित्सा निर्देश लिविंग विल का दस्तावेजीकरण कर रहे हैं। ठीक है, लिविंग विल ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज में कि वे किस तरह से मरना चाहते हैं। इन देशों में यदि जीवन के उचित गुणवत्ता में वापसी की संभावना कम हो, अगर उनका रिकवर करने का संभावना बहुत कम हो, तो असाध्य रूप से बीमार लोगों को जीवन समर्थन प्रणाली से हटाकर प्राकृतिक मौत मरने की अनुमति दी जाती है। ठीक है, मतलब कि आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट को हटाकर जो है प्राकृतिक मौत देने की अनुमति अब दी जा रही है यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में। 2019 में अमेरिका मेडिकल एसोसिएशन के एक जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में सीएल स्प्रांग और उनके सहयोगियों ने बताया कि यूरोपीय आईसीयू में ऐसे मामले केवल 10.3% लोगों की मृत्यु जो है वो आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट आईसीयू में होती है। ठीक है, और शेष मामलों में ऐसे कृत्रिम समर्थन उपायों को रोक दिया जाता है या फिर वापस ले लिया जाता है। ठीक है, आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट को वापस ले लिया जाता है और कुछ गरिमा के साथ मृत्यु की अनुमति देने के लिए उपशामक देखभाल द्वारा प्रतिस्थापित कर दी जाती है। ठीक है, उन्हें गरिमापूर्ण मृत्यु की जो है अनुमति दे दी जाती है। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो यहाँ पे इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन में पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर राज के मणि के द्वारा कहा जाता है कि भारतीय आईसीयू में क्रूर विरोधाभास देखा गया है। भारत में असाध्य गंभीर बीमारी वाले लगभग 70% लोगों की मृत्यु जो है वो आईसीयू में होती है। ठीक है, जिसके कारण जो है बहुत ज्यादा अतिरिक्त बोझ बढ़ जाता है अपने उनके परिवार पे। ठीक है, आर्थिक बोझ बढ़ जाता है, परिवारों को अस्पताल के भारी भरकम बिलों से जूझना पड़ता है, जिसके पास शोक मनाने का समय भी नहीं होता है। क्या होता है कि आईसीयू में जो है वो किसी की भी पेशेंट की बॉडी की जो है कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, मतलब कि वो शोक मनाने लायक भी बॉडी नहीं बचती है। ठीक है, उसी की बात की जा रही है। और अन्य 30% मामले में कहा जाता है कि इस तरह के अभ्यास से रोगी और परिवार को शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से जो पीड़ा होती है वह अकल्पनीय है। हालांकि यह लोगों की इच्छा से बिल्कुल अलग है। पुणे का ही एग्जाम्पल लिया जा रहा है कि पुणे में लगभग 3500 लोगों के सर्वेक्षण में लगभग 83% लोगों ने बताया है कि उनकी मृत्यु का पसंदीदा स्थान उनका घर होना चाहिए। ठीक है,
ये ध्यान रखने की आवश्यकता है और भारत में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है जिससे हर एक व्यक्ति को गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार सुनिश्चित किया जा सके। तो आईसीयू का नियमितीकरण और कानूनी स्पष्टता का अभाव लगातार देखा जा रहा है भारत में। ऐसी प्रथाएं क्यों जारी है? शायद यह गलत धारणा है कि उपचार की निरर्थकता स्पष्ट होने पर भी डॉक्टर को हर कीमत पर घंटों या फिर दिनों तक मृत्यु में देरी करके जीवन को बढ़ाना चाहिए। हालांकि कोई भी ऐसा नैतिक सिद्धांत यह नहीं कहता कि डॉक्टरों का ऐसा कोई कर्तव्य है, मतलब कि जो व्यक्ति जो है जीने लायक नहीं बचा, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी की बात की जाए तो लगभग 35 दिनों तक उन्हें आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट पे रखा गया था एम्स में, एम्स दिल्ली में, ठीक है। तो ये आवश्यकता नहीं है। अगर यह डॉक्टरों के द्वारा सुनिश्चित कर दिया जाए कि वो फिर से जो है रिकवर नहीं कर पाएंगे, नॉर्मल जीवन जीने में समर्थ नहीं हो पाएंगे, तो उन्हें एक गरिमापूर्ण मृत्यु दे देनी चाहिए, ठीक है। भारत में जो है आईसीएमआर मतलब कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार एक स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता के देखभाल के कर्तव्य की आधिकारिक परिभाषा पीड़ा को कम करना है, पीड़ा को बढ़ाना नहीं। और जो व्यक्ति लंबे समय तक आईसीयू में रहता है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है उसी पीड़ा में, ये कहीं ना कहीं जो है नैतिक सिद्धांत का उल्लंघन है। तो यहाँ पे निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की बात की जा रही है। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु जो है इसका दुर्भाग्यपूर्ण उपयोग भ्रम को बढ़ाता है। ऊपर उल्लिखित आईसीएमआर दस्तावेज के अनुसार यह एक मिथक नाम है। इच्छा मृत्यु में हत्या शामिल है, भले ही इरादे अच्छे हों, इसलिए इच्छा मृत्यु निष्क्रिय नहीं हो सकती। उपचार की निरर्थकता की स्थिति में कृत्रिम जीवन सपोर्ट आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट को रोकने या फिर वापस लेने में हत्या का कोई भी कार्य शामिल नहीं है। यह केवल प्राकृतिक मृत्यु की अनुमति देता है, जिस तरह से यूरोपियन कंट्रीज या फिर यूएसए में होता है। बस यहाँ पे लिविंग बिल का प्रचलन को लगातार बढ़ाने की आवश्यकता है, लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है, जिससे कि वो अपनी इच्छापूर्ण मृत्यु को भी हासिल कर पाए, अपने इच्छापूर्ण मृत्यु के अधिकार को हासिल कर पाए। इसी में आगे कहा जाता है उपशामक देखभाल और जीवित वसीयत पर, ठीक है। तो हाल ही में जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस जो कि 7 अप्रैल को मनाया गया, इसका थीम रखा गया 2024 का मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो है स्वास्थ्य के साथ साथ मृत्यु भी जो है हमें गरिमापूर्ण मिलना चाहिए, ये सभी व्यक्ति का अधिकार है। तो समय आने पर हम में से किसी में भी अपने अधिकारों के लिए लड़ने की ताकत नहीं बचेगी जब तक निकटतम परिवार शांतिपूर्ण मृत्यु की हमारी इच्छा से सहमत नहीं होता। हमारे पास अपने अधिकारों का प्रयोग करने का कोई भी रास्ता नहीं होगा। इसलिए एक जीवित वसीयत तैयार करके उसे एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित और प्रतिहस्ताक्षरित करके और तत्काल परिवार के साथ इस मामले पर चर्चा करके अपनी सुरक्षा करना अच्छा होगा, ठीक है। इसलिए लोगों को लगातार जो है यहाँ पे राष्ट्र के द्वारा जागरूक किया जा रहा है कि अपने आने वाले बुढ़ापे या फिर किसी का भी जो है ऐसी बीमारी है जो उपचारात्मक नहीं है, तो उसके लिए जो है आने वाले भविष्य को ध्यान में रखकर एक लिविंग बिल बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। आज ही के न्यूज में आया है कि केरला में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है वेस्ट नाइल फीवर के कारण। इसलिए जो है ये न्यूज महत्वपूर्ण हो जाता है यूपीएससी के एग्जाम के लिए कि वेस्ट नाइल फीवर होता क्या है, इसका मूल क्या है, कहां से शुरुआत हुआ। ये मच्छर के द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक है। तो किस प्रकार के मच्छर के द्वारा जो है ये प्रसारित किया जाता है, इसमें सिर्फ मच्छर ही नहीं मुख्य भूमिका निभाता है, मच्छर के साथ साथ पक्षी का भी यहाँ पे मुख्य भूमिका होता है इसके प्रसार में। इसी को हम लोग विस्तार से देख लेते हैं, ठीक है। तो वेस्ट नाइल वायरस होता क्या है? तो वेस्ट नाइल वायरस एक फ्लेवी वायरस है जो वायरस से संबंधित है, जो सेंट लुइस एंसेफ्लाइटिस, जापानी एंसेफ्लाइटिस और पीले बुखार के कारण भी, जैसे कि इस तरह की बीमारियों के लिए भी जिम्मेदार है, ठीक है। सेंट लुइस एंसेफ्लाइटिस, जापानी एंसेफ्लाइटिस और पीले बुखार के लिए जिम्मेदार है फ्लेवी वायरस, ये ध्यान रखिएगा। और इसके लिए जो है जिम्मेदार है वेस्ट नाइल। तो वेस्ट नाइल वायरस जो है एक मॉस्किटो बोर्ने के द्वारा उत्पन्न होता है और यह एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है, ये ध्यान रखिएगा, एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है, ठीक है। और देख सकते हैं कि इसका ट्रांसमिशन साइकिल कैसे है, ठीक है। बर्ड्स में जो है इस तरह का वायरस जो है वो स्टोर होता है, रिजर्वर की तरह बर्ड्स काम करते हैं, ठीक है। और
यहाँ से जो है मच्छर में जाते हैं, मच्छर में कुछ समय तक रहते हैं, उसके बाद मच्छरों को इन्फेक्ट कर देते हैं इस तरह के वायरस। उसके बाद अगर मच्छर किसी इंसान या फिर किसी घोड़े को काटता है तो इसमें जो है ये वायरस ट्रांसमिट हो जाता है। आगे भी हम लोग विस्तार से देख लेंगे। तो वैश्विक व्यापकता क्या है, तो सभी प्रमुख पक्षी प्रवास मार्गों पर जितने भी माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं जो दूसरे स्थान से दूसरे देश में आते हैं, या हमारे देश से कोई भी पक्षी दूसरे देश में जाते हैं मौसम के अनुसार, तो वहां पे जो है बहुत ज्यादा वेस्ट नाइल वायरस के प्रकोप का स्थिति बना हुआ रहता है। जैसे अफ्रीका, यूरोप, मध्य पूर्व, उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी एशिया जैसे क्षेत्र हैं जहां यह वायरस आमतौर पर पाया जाता है। तो आमतौर पर वेस्ट नाइल वायरस संक्रमण उस अवधि के दौरान चरम पर होता है जब मच्छर वाहक सबसे अधिक सक्रिय होते हैं और लगातार जो है क्लाइमेट चेंज के कारण, जहां पहले एक बार जो है मच्छरों का प्रकोप रहता था सिर्फ बरसात के मौसम में, अब जो है क्लाइमेट चेंज के प्रतिकूल प्रभाव के कारण साल में 4 से 5 बार जो है मच्छरों का संख्या अचानक से बढ़ जाता है और उनका प्रकोप भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसी की बात यहाँ पे की जा रही है कि जब मच्छर वाहक सबसे अधिक सक्रिय होते हैं और अधिकांश देशों में वायरस के गुणन के लिए परिवेश का तापमान काफी अधिक होता है, तभी जो है सबसे ज्यादा इस तरह के वायरस फैलते हैं। ठीक है, तो वेस्ट नाइल वायरस की शुरुआत कहां से हुई, तो वेस्ट नाइल वायरस को पहली बार 1937 में युगांडा के वेस्ट नाइल जिले में एक महिला में चिन्हित किया गया, जिसकी पहचान 1953 में नील डेल्टा क्षेत्र के पक्षियों में भी की गई थी। ठीक है, और 1997 से पहले वेस्ट नाइल वायरस को पक्षियों के लिए रोगजनक नहीं माना जाता था। तो वेस्ट नाइल वायरस के कारण होने वाले मानव संक्रमण के मामले 50 से अधिक वर्षों से कई देशों में रिपोर्ट किए गए हैं। तो इसके ट्रांसमिशन साइकिल, संचरण चक्र कैसे होते हैं, तो संचरण का मुख्य वाहक मच्छरों की क्यूलेस प्रजाति है, ये नाम याद रखिएगा, क्यूलेस प्रजाति। ठीक है, फ्लेवी वायरस होता है और क्यूलेस प्रजाति होता है, ये ध्यान रखिएगा। और पक्षी जो होता है वो इस तरह के वायरस के लिए एक रिजर्वी की तरह काम करता है। ठीक है, एक भंडारण की तरह कार्य करता है। तो संक्रमित मच्छर पक्षियों सहित मनुष्यों और जानवरों के बीच वेस्ट नाइल वायरस संचारित करते हैं। जब कोई मच्छर संक्रमित पक्षियों को खाता है, मतलब काटता है, तो वे संक्रमित हो जाते हैं। वायरस कुछ दिनों तक उन संक्रमित मच्छरों के रक्त में घूमता रहता है और अंततः मच्छर की लार ग्रंथि में प्रवेश कर जाता है। और जब मच्छर किसी मनुष्य या फिर जानवर को काटते हैं तो फिर यह वायरस जो है मनुष्य और जानवर में प्रवेश कर जाता है। इससे वेस्ट नाइल वायरस बढ़ सकता है और संभवतः बीमारी का कारण भी बन सकता है। वेस्ट नाइल वायरस रक्त आधान के माध्यम से या फिर प्रयोगशालाओं में वायरस के संपर्क के माध्यम से जो है वो संक्रमित मां से बच्चों में भी फैल सकता है। ये ध्यान रखिएगा, वेस्ट नाइल वायरस जो है वो संक्रमित मां से जन्म लेने वाले बच्चों में भी प्रवेश कर सकता है। तो संक्रमित मनुष्यों या फिर जानवरों के संपर्क से संचरण का अभी भी कोई मामला नहीं मिला है। ठीक है, मेल टू मेल अभी ट्रांसमिशन होता है कि नहीं, इस पे कोई साक्ष्य नहीं मिला है। यह पक्षियों सहित संक्रमित जानवरों को खाने से नहीं फैलता है। जो भी पक्षी संक्रमित है या जानवर संक्रमित है इस वायरस से, अगर उसे खाता है इंसान या जानवर तो वो संक्रमित नहीं होता है। आमतौर पे वेस्ट नाइल वायरस रोग जो है उसकी उष्मायन अवधि, मतलब कि इनक्यूबेशन पीरियड जो होती है 2 से 6 दिनों तक होती है। हालांकि यह 2 से 14 दिनों तक हो सकता है और उन लोगों में कई सप्ताह भी हो सकता है जिनकी जो है प्रतिरक्षा कमजोर है, इम्यूनिटी जो है वो कमजोर है। ठीक है, तो WHO के अनुसार आज तक आकस्मिक संपर्क के माध्यम से वेस्ट नाइल वायरस के मानव से मानव संचरण, मतलब कि मैन टू मैन ट्रांसमिशन की कोई भी सूचना नहीं मिली अभी तक। ठीक है, तो इसके लक्षण क्या क्या होते हैं वेस्ट नाइल वायरस के, तो 80% संक्रमित लोगों में यह रोग जो है वो लक्षणहीन होते हैं। ठीक है, कोई सिम्टम ही नहीं दिखाया जाता है। लेकिन 20% मामलों में वेस्ट नाइल वायरस जो है वो बुखार का रूप ले लेती है, या फिर गंभीर वेस्ट नाइल वायरस के कारण बुखार, सिर दर्द, थकान, शरीर में दर्द, मतली, ठीक है, चक्कर आना, सूजन जैसे लक्षण दिखाई देते हैं 20% मामलों में। ठीक है, 80% के पास तो जो है सिम्टम ही नहीं होते हैं। और गंभीर संक्रमण से न्यूरोलॉजिकल रोग भी हो सकते हैं, जैसे कि वेस्ट नाइल एंसेफलाइटिस या फिर मेनिंजाइटिस या फिर वेस्ट नाइल पोलियोमाइलाइटिस या फिर एक्यूट प्लेसिड पैरालिसिस। ठीक है, ये कुछ चीजें देखी जा सकती है बीमारी के कारण, वेस्ट नाइल वायरस के कारण। इसके अलावा वेस्ट नाइल वायरस से जुड़े गुइलेन
बैरे सिंड्रोम और रेडिकुलोपैथी की भी खबर देखी जाती है। ठीक है, बेस्ट नाइल वायरस से जुड़ा है, ये ध्यान रखिएगा, गुइलेन बैरे सिंड्रोम। तो बेस्ट नाइल वायरस वाले लगभग 150 व्यक्तियों में से एक में बीमारी का अधिक गंभीर रूप से विकसित होने की संभावना होती है। ठीक है, लगभग 150 में एक में जो है गंभीर स्थितियां देखी जा सकती है बेस्ट नाइल वायरस का। तो गंभीर बीमारी से उबरने में कई सप्ताह या महीने भी लग सकते हैं। तंत्रिका तंत्र की क्षति हमेशा के लिए रह सकती है। उसके बाद सहरुग्णता वाले व्यक्तियों, जिसमें इम्यूनिटी कम होता है, प्रतिरक्षा कम होता है वाले व्यक्तियों में रोग जो है वो घातक हो सकता है। जो लोग कमजोर है, जिनकी इम्यूनिटी कम है, उसमें बेस्ट नाइल वायरस जो है और ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव दिखा सकता है। ठीक है, अब इसके रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं? तो पक्षियों और घोड़ों में नए मामले का पता लगाने के लिए एक सक्रिय पशु स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली की स्थापना अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। क्योंकि जानवरों में बेस्ट नाइल वायरस का प्रकोप मानव मामलों से पहले होता है, इसलिए पशु चिकित्सा और मानव सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करना आवश्यक है। ठीक है, तो यूरोपीय रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने सुझाव दिया है कि प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने वाले या वहां रहने वाले संभावित दाताओं के 28 दिवसीय रक्तदाता स्थगन या न्यूक्लिक एसिड परीक्षण को यूरोपियन संघ द्वारा लागू किया जाना चाहिए। ठीक है, जहां पे ज्यादा प्रभावित है, जहां पे हो सकता है कि सबसे ज्यादा जो है बेस्ट नाइल वायरस का प्रकोप हो, वहां पे जो है इस तरह के लगातार जो है ब्लड चेकअप का शिविर बनाया जाता है। इसके अलावा अंगों, टिश्यूज, सेल्स के दाताओं के लिए जो है बेस्ट नाइल वायरस संक्रमण का परीक्षण किया जाना चाहिए, जो प्रभावित क्षेत्र में रह रहे हैं या फिर वहां से लौट रहे हैं। तो इसका इलाज क्या है? तो अभी तक जो है बेस्ट नाइल वायरस के लिए कोई भी उपचार या वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। न्यूरो इन्वेंसिव बेस्ट नाइल वायरस रोगियों को केवल सहायक उपचार ही प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल जिसमें हम लोगों ने बेस्ट नाइल वायरस के बारे में देखा। ठीक है, अब अगला आर्टिकल जो है प्लास्टिक सॉल्यूशन। लगातार जो है वैश्विक स्तर पर जो है प्लास्टिक प्रदूषण जो है सबसे बड़ी समस्या मानव के अस्तित्व के लिए बनी हुई है, और हम लोग इतने सारे जो है लगातार प्लास्टिक ट्रीटी करते हैं, फिर भी जो है उसका कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। तो इसमें राइटर जो कहते हैं कि हमें जो है प्लास्टिक ट्रीटी का, प्लास्टिक प्रदूषण का एक अलग से अल्टरनेटिव विकल्प ढूंढने की आवश्यकता है, और उस विकल्प पर ज्यादा से ज्यादा निवेश करने के बाद ही हम लोग इस प्लास्टिक के प्रदूषण को रोकने में सक्षम हो पाएंगे। उसी की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, वैश्विक प्लास्टिक संधि प्लास्टिक के उपयोग को खत्म करने के लिए कम से कम 175 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों की एक महत्वाकांक्षी पहल हाल ही में अपनी चौथे दौर की वार्ता संपन्न कर ली। ठीक है, लक्ष्य जो है 2024 के अंत तक समय सीमा के साथ एक कानूनी दस्तावेज को अंतिम रूप देना है, जिसमें मुख्यतः जो रखा गया है कि प्लास्टिक उत्पादन पर अंकुश लगाना है, उसी के साथ प्लास्टिक उत्पादन के लिए जो रसायन उपयोग होता है उस पर प्रतिबंध लगाना और रिसाइकलिंग के लिए लक्ष्य निर्धारित करना है। ठीक है, इन्हीं कुछ मुख्य मुद्दों को कानूनी दस्तावेज के रूप में निर्धारित करने की बात की गई है 2024 के अंत तक। तो दुर्भाग्य से कोई समझौता जो है अभी भी कारगर नहीं हो पाया है प्लास्टिक के प्रदूषण को रोकने के लिए। ठीक है, तो उसी की बात यहाँ पे की जा रही है, और मुख्य बाधा जो है वो कहीं ना कहीं जो है आर्थिक है। पैसे की कमियों के कारण जो है जितने भी, चाहे वो विकासशील देश हो या फिर लीस्ट डेवलपिंग कंट्री जो, उनके पास पैसे नहीं हो पाते हैं, इसलिए सही तरीके से जो है वो प्लास्टिक के प्रदूषण का प्रबंधन नहीं कर पाते हैं। सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, भारत और ईरान जैसे तेल उत्पादक और रिफाइनिंग देश प्लास्टिक उत्पादन को खत्म करने के लिए कठिन समय सीमा के बारे में पूर्णतः अनिच्छुक हैं। ठीक है, अनइंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं इस तरह के महत्वपूर्ण देश। ठीक है, तो कई यूरोपीय देशों द्वारा समर्थित अफ्रीकी देशों का गठबंधन, मतलब ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कुछ यूरोपीय देश मिलकर और अफ्रीकी देश मिलकर कि 2040 तक जो है हम लोग इस प्लास्टिक के प्रदूषण को पूर्णतः खत्म करने में सक्षम हो। लेकिन यहाँ पे समस्या क्या है कि यहाँ पे हर देश के पास वीटो है, इसलिए जो है इस पे भी सही तरीके से निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं बहुत से विवादास्पद मुद्दों पे। ठीक है, तो भारत की राय क्या है कि प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए एक कानूनी रूप से बाध्यकारी उपकरण को क्षमता निर्माण और तकनीक के लिए लागत निहितार्थ सहायता
प्रौद्योगिकी स्थानांतरण, वित्तीय सहायता और निर्दिष्ट व्यवस्था सहित विकल्पों की उपलब्धता, पहुंच, सामर्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भारत की मांग यहाँ पे इस तरह की गई है, जिससे तभी जाकर हम लोग जो है प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त कर पाएंगे। एक बाध्यकारी कानून बनाने की यहाँ पे राय दी जा रही है भारत के द्वारा। तो मुख्य समस्या क्या है? जिस वर्ष प्लास्टिक संधि पर विचार किया गया था 2022 में, भारत ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 लागू किया, जिसने सिंगल यूज प्लास्टिक, एकल उपयोग प्लास्टिक की 19 श्रेणियों पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि इसमें प्लास्टिक की बोतलें शामिल नहीं की गई। ठीक है, इसमें प्लास्टिक की बोतलें यहां तक कि 200 ml से कम की बोतलें और जो पैकेजिंग बॉक्स होते हैं जिसमें दूध के डब्बे होते हैं, ये भी जो है इस तरह के जो 19 श्रेणियां पे प्रतिबंध लगाया गया सिंगल यूज प्लास्टिक का, उसमें इस तरह के प्लास्टिक को शामिल नहीं किया। इसके अलावा सिंगल यूज प्लास्टिक वाली वस्तुओं पर भी प्रतिबंध को राष्ट्रीय स्तर पर सामान्य रूप से लागू नहीं किया गया। तो कई आउटलेट जो हैं इस तरह के प्लास्टिक का खुदरा बिक्री भी अभी तक कर रहे हैं, जबकि प्रतिबंध का कानून ऑलरेडी बना दिया गया है। तो विकल्प उत्पादों की आवश्यकता है। इसी पे यहाँ पे कहा गया है नॉन प्रॉफिट ये अर्थ एक्शन के द्वारा एक रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि प्लास्टिक प्रदूषण का वैश्विक वितरण असामान्य है और 60% प्लास्टिक कचरों के लिए ब्राजील, चीन, भारत और अमेरिका जिम्मेदार है। ठीक है, सिर्फ 60% प्लास्टिक के कचरों के लिए जो है यही 4 देश जिम्मेदार है, ब्राजील, चीन, भारत और अमेरिका। उसमें भी जो है चीन, भारत और अमेरिका उससे भी ज्यादा होंगे। ठीक है, तो जिस प्रकार जीवाश्म ईंधन से दूर जाने वाला अपनी चुनौतियों को आमंत्रित करता है और इसके लिए जो है लगातार ट्रीटी सफलतापूर्वक कार्य कर रही है, हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की ओर जा रहे हैं, उसी तरह से जो है हमें अलग तरीके से सोचने की आवश्यकता है कि प्लास्टिक प्रदूषण को केवल संधियों पर हस्ताक्षर करके समाप्त नहीं किया जा सकता। उसके लिए एक आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचने की आवश्यकता है। यथार्थवादी लक्ष्य तय करने से पहले वैकल्पिक उत्पादों में बहुत अधिक निवेश करके और उन्हें किफायती बनाने की आवश्यकता है। तभी जाकर हम लोग जो है प्लास्टिक के स्थान पे कुछ अलग पेपर से बना हुआ या कपड़ों से बना हुआ वस्तु का उपयोग करने में सफल हो पाएंगे। तब जाकर धीरे धीरे हम लोग प्लास्टिक को पूर्णतः जो है मानव अपने जीवन में उपयोग करने में अक्षम हो पाएगा, छोड़ पाएगा। ठीक है, ये प्लास्टिक का आदत छोड़ने में सफल हो पाएगा। अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है, जिसमें पहला क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो है, तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की, तो यहाँ पे सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा कि गामा रे के पास जो है ज्यादा एनर्जी होता है विजिबल लाइट से। ठीक है, गामा किरणों में दृश्य प्रकाश की तुलना में अधिक एनर्जी होता है, इसलिए जो है ऑप्शन सी सही हो जाता है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में विभिन्न प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण होते हैं जो बढ़ती आवृत्ति और घटती तरंग दैर्घ्य, ठीक है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के अनुसार से मापी जाती है। ठीक है, तो गामा किरणें स्पेक्ट्रम के उच्चतम आवृत्ति वाले छोर पर होती है और उसमें उच्चतम ऊर्जा होती है, और दूसरी ओर जो विजुअल लाइट्स होते हैं, दृश्यमान प्रकाश जो होते हैं, वो आवृत्ति की एक विशिष्ट सीमा के भीतर आता है और इसमें गामा किरणों की तुलना में कम ऊर्जा होता है। इसलिए यहाँ पे क्लियर कहा जाता है कि गामा रे में जो है ज्यादा एनर्जी होता है तुलना करें अगर विजुअल लाइट से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो ये जो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है। हाल ही में जो है भारत का रैंक कितना आया है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में? 180 देशों में भारत का रैंक जो है वो 159 है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सूचना की स्वतंत्रता की वकालत करने वाले पेरिस स्थित एनजीओ जो है वो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी वार्षिक WPFI मतलब कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत जो है वो 180 देशों में 159वें स्थान पर है। ठीक है, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है वो 3 मई को मनाई जाती है, यह ध्यान रखिएगा। और जो पहले शीर्ष देश हैं वो नॉर्वे पहले स्थान पे, डेनमार्क दूसरे स्थान पे और स्वीडन तीसरे स्थान पे है। ठीक है, इसमें ये हम लोग पहले भी आर्टिकल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें 5 संकेतक यूज किए जाते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, विधायी, सामाजिक और सुरक्षा होता है। 5 संकेतक जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, राजनीतिक, आर्थिक, विधायी, सामाजिक और सुरक्षा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है माउंट उरुंगा, ये हम लोग भी पहले देख चुके हैं, ये इंडोनेशिया से संबंधित है। ठीक है, एंडीज जो है वो साउथ अमेरिका में है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, अफ्रीका में भी नहीं है।
इसलिए सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ दूसरा कथन जो है वो सही है, इसलिए जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसी से संबंधित एक और क्वेश्चन है, निम्नलिखित ज्वालामुखियों पर विचार करें। कराकाटू, मेरापी और सेमेरू, ये तीनों जो हैं वो ज्वालामुखी हैं। तो इसमें से कितने ज्वालामुखी जो हैं वो इंडोनेशिया में स्थित हैं? तो इसमें से तीनों जो ज्वालामुखी हैं वो इंडोनेशिया में स्थित है। ये मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे जावा सी है इंडोनेशिया के पास, यहाँ पे काराकटाओ है, उसके बाद मेरापू है, उसके बाद यहीं पे जो है सेमेरू भी है। ठीक है, तो ये तीनों जो है वो इंडोनेशिया में ही स्थित है, इसलिए जो है तीनों का तीनों यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये थे आज के द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हमने द हिंदू के न्यूज़पेपर से डिस्कस किया, और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड हमने डिस्कस किया। तो कैसा लगा आज का डिस्कशन, प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और मेरे